हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखो, मैं तुमको पहले ये बात नहीं कर रहा था, पहले जानो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बच्चों देखो, तुमको पता होगा बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने शायद फर्स्ट सेट में बता रखा है, डायनेमिक वाले में मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट बताया था क्या होता है। देखो यहाँ पर एनवायरनमेंट मतलब हमको पता, एनवायरनमेंट मतलब हमको पहले से पता है क्या होता है, आसपास का माहौल क्या चल रहा है ना। तो बिजनेस के लिए क्या होते हैं, जैसे हमारा मान लो ये बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा फर्म है, बिजनेस फर्म, ठीक है। अब इस पे भी ना बहुत सारे, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस ले लिया, गवर्नमेंट ने जो आगे चल के इसको अफेक्ट करता है, जैसे कि टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्स इंक्रीज कर दिए, प्रोडक्शन वाले टैक्सेस में इंक्रीजमेंट कर दिया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। तो क्या होगा, इससे इसकी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी, है ना। कॉस्ट बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे कंपनी का लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो कंपनी ऐसा क्या करे कि इससे बच जाए। तो बस ये जो टैक्स बढ़ गया ना, यही था बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, कि जो बिजनेस पे अफेक्ट करता है, ठीक है, नोविंगली और नोविंगली मतलब जैसे कि जान के और बिना जान, मतलब सबके लिए, या फिर जानबूझ के हो सकता है किया गया हो, या फिर बिना जाने, ठीक है। इतना हो गया, तो भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, आप जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है एज योर डेफिनेशन इन एनसीईआरटी। देखो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या दे रखा है इधर। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, होगा ये जहां तक मुझे लग रहा है, इन्फ्लुएंस ही है, इन्फ्लुएंस आप बिजनेस ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों इसका क्या कहना है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सम है, सम मतलब प्लस है, एडिशन है एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का, फैक्टर्स का। अब देखो बच्चों, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए थे, वो क्या था, एक्सटर्नल, जो हमारे हाथों में नहीं है, जो हमारे हाथों में नहीं। गवर्नमेंट के टैक्स क्या हमारे हाथों में बढ़ा दे, वो तो उनकी रणनीति है कि हमको कंट्री कैसे चलानी है, कितना आना चाहिए ना। तो हमारे हाथों में, जो हमारे हाथों में है वो इंटरनल फैक्टर्स, और जो हमारे हाथों में नहीं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऐसे जान लो, वैसे इंटरनल फैक्टर्स भी बहुत सारे जो हमारे हाथों में नहीं होते, और एक्सटर्नल फैक्टर भी कुछ होते हैं। बट देखो एक्सटर्नल क्या होता है, सिर्फ बता दो, जो सब पे सामान्य रूप से काम करे। जैसे टैक्स बढ़ा तो क्या तुम्हारे लिए बढ़ा, सबके लिए बढ़ा, है ना। बाहरी जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से कोई अफेक्ट मतलब ही नहीं है, बाहरी तौर से। इंटरनली जो तुमको बिजनेस से वो रिलेट करता है और उसने अफेक्ट कर दिया, जैसे कि सप्लायर आज नहीं आया, है ना, रिसोर्सेज का सप्लायर नहीं आया, तुम्हारे बिजनेस को से रिलेटेड है और अफेक्ट भी कर दिया। तो इन दोनों को एडिशन, सिंपल बिजनेस जिन फोर्सेस से अफेक्ट होता है उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चों। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब वही बाहर भी, और इंटरनल मतलब अंदर। एक्सटर्नल कौन कौन से, देखो, फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस, अनकंट्रोलेबल, जो फैक्टर्स आउटसाइड ऑफ द बिजनेस है, जो फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बिजनेस के बाहर से हम पे इफेक्ट डालते हैं। अनकंट्रोलेबल है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंपटीशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक क्या हम जैसे इकोनॉमिकल जैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, टैक्स बढ़ाना जिसमें था इंक्लूडेड, क्या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, नहीं ना। टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी हो गई, उनकी नई आ गई मार्केट, क्या हम एकदम से ले सकते हैं। तो सब क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल में कौन कौन से आ गए, जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं और कंट्रोलेबल होते हैं, जैसे सप्लायर का आना जाना, सप्लायर का आना जाना नहीं आया, हम उसको धमकी दे सकते, अगली बार से समय बाद हम हमसे निकाल देंगे। इंटरनली था, है ना, बिजनेस से रिलेट करता था। एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस सप्लायर वाला काम कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े। नेचर, इसका नेचर क्या होता है अभी ऐसे पढ़ ली, बाकी बता दो। देखो डायनामिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, कभी भी चेंज हो जाएगा, कुछ हमको पता नहीं है। डायनामिक जो लगातार चेंज होता रहे। कॉम्प्लेक्स है, समझना मुश्किल, भाई कॉम्प्लेक्स होता है यार, कब क्या हो जाए किसी को पता है, अनसर्टेनिटी रहती है। लो अगला पार्ट भी अनसर्टेनिटी की वजह से कॉम्प्लेक्स है, समझना मुश्किल। अनसर्टेनिटी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है,
इंटर रिलेटेड मतलब एक दूसरे रिलेटेड करता है। इंटर रिलेटेड का सिंपल इतना समझ लो, तो जैसे टैक्स बढ़ा, क्या तुम पे असर डालेगा, सब पे असर डालेगा, सम फर्म पे अलग अलग, तो इंटर रिलेटेड है। डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेन एंड इंटर रिलेटेड, ये शायद 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फीचर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स, ठीक, विशेषताएं ये तो इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, मुझे हिंदी नहीं आता। चलो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स कौन कौन से पढ़ लेते हैं। पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब कि जितने भी बाहरी फोर्सेस है उनका सम, उनका टोटल अफेक्ट डालता है, उनका टोटल अफेक्ट डालता है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक इकोनॉमिक, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिकल फोर्सेस, सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। इनका सम जो अफेक्ट डाल रहा है, मतलब जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो इसके अंदर मिले रहते हैं, है ना, ये सिंपल बात है, बता दिया हूँ। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक मतलब कस्टमर सप्लायर्स, ठीक है, जनरल मतलब इकोनॉमिक कंडीशन फोर्सेस। देखो स्पेसिफिक सिंपल समझ लो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जनरल मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है तुम्हारी, जैसे इकोनॉमिक नीचे जा रही है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये सब, ठीक है। और स्पेसिफिक मतलब कि जैसे कस्टमर्स हो गए, उसकी मर्जी, वो खरीदे ना खरीदे, सप्लायर अब लेट हो गया, नुकसान तुम्हारा है। देखो मैं एक बहुत ब्रिलियंट तरीके से समझाने वाला, स्पेसिफिक मतलब जो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस पे फर्क डाले, और जनरल मतलब जो सभी बिजनेस पे इफेक्ट सेम डाले। स्पेसिफिक जो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस पे असर डाले, और जनरल जो सभी पे सामान्य रूप से डाले। स्पेसिफिक एग्जांपल कस्टमर, सप्लायर। सप्लायर क्या है, तुम पे सिर्फ तुम पे डालेगा क्योंकि सप्लायर तुम्हारा है, तुम पे ही असर डालेगा। अगर नहीं लाया सामान तो तुम पे असर पड़ा, क्या सब एनवायरमेंट सारे जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे उन पे पड़ गया, नहीं ना। कस्टमर्स तुम्हें छोड़ के चले गए तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा हुआ ना, सभी का थोड़ी ना हुआ। तो सेम ऐसे जनरल फोर्सेस जो हैं, जनरल फोर्सेस क्या हो गए, जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, सबके लिए बढ़ाया, क्या सिर्फ तुम्हारे लिए बढ़ाया, नहीं ना, सबके लिए बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया, जनरल फोर्सेस जो सबके लिए काम करे, स्पेसिफिक मतलब जो सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। डायनामिक इन नेचर मतलब कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, किसकी वजह से, नए ट्रेंड्स की वजह से, जो नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, नए फैशंस आ जा रहे हैं मार्केट के अंदर, पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट उसकी वजह से, और टेक्नोलॉजीज की वजह से। डायनामिक है, लगातार चेंज हो रहा है। अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हमको नहीं पता कब क्या हो जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट में। पढ़ रखा ही ने बिजनेस इज द बेड ऑफ रोजेस, बिजनेस इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, है ना। बिजनेस कोई फूलों का गद्दा नहीं, तुम जाकर लेट जाओगे, तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर चेंजेस एक्यूरेटली, बहुत मुश्किल है इसमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना एक्यूरेटली। तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब जिसको तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, अब अनसर्टेनिटी है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। अनसर्टेनिटी मतलब कि कब क्या हो जाए तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई, उसको समझने में। ये कॉम्प्लेक्स होता है कि तुम समझो क्या होने वाला है और उस हिसाब से चेंजेस लो, है ना, ठीक है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मतलब रिलेटेबल है, रिलेट करता है, जैसे कि रीजन्स के अकॉर्डिंग रिलेट करता है, इंडस्ट्रीज और बिजनेस के अलग अलग, मतलब सब पे प्रभाव अलग अलग है या फिर सेम भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस, अब मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं। देखो पहला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर तुमने सही समय पे बिजनेस एनवायरनमेंट प्रिडिक्ट कर लिया, सही समय पे, एग्जांपल दो तुमको, रुको जूम करते हैं, देखो एक है, ये है चंगू, कौन है, ये है चंगू, ठीक है। इसको कहीं से पता लग गया कि मार्केट में अभी टमाटर की डिमांड बढ़ने वाली है, टमाटर की डिमांड बढ़ने वाली है, हाँ, बट सप्लाई क्या है, कम है, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है। क्यों सप्लाई कम है, क्योंकि इस सीजन में लोग मतलब बिकते नहीं है टमाटर। इसने, ये सब्जी मंडी का, एक सब्जी मंडी का ओनर है, एक सब्जी का ओनर, इसने क्या किया, अपने यहाँ टमाटर रखना शुरू कर दिए, बहुत सारे, मतलब क्वांटिटी, बहुत सारे क्वांटिटी में टमाटर रखना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, अब भीड़ बाहर गए, बाहर सप्लाई कम है, लेकिन इनके यहाँ सप्लाई पूरी थी, इन्होंने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया।
फर्स्ट मूवर एडवांटेज था कि नहीं, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग की ना कि भाई आसपास देखा, कॉम्प्लेक्सिटी, पूरा मेहनत लगा दी कि टमाटर की डिमांड पक्का बढ़ेगी, और इन्होंने टमाटर खरीद के रख लिए। अब क्या हुआ, फर्स्ट मूवर थे और कि कोई इन पे सब हंस रहे थे सब्जी मंडी वाले बाकी, बट जब इनके टमाटर बिकना चालू हुए तो फायदा किसका हुआ, इनका हुआ, और सबसे ज्यादा हुआ। सब हटाओ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का सिंपल मतलब क्या होता है कि तुम इस बिजनेस में सबसे पहले आए। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे कि टाटा सॉल्ट क्या था, पहले लोग क्या थे, जो नमक होता था ना, नमक, तो उसको बिना पैकेट के वो लोग आते थे ठेले पे, उनसे खरीदा करते थे, वो पत्थर से होते थे, उनको खरीदते थे नमक। तो टाटा सॉल्ट ने क्या देखा कि यार ये हाइजीनिक नहीं है, इन्होंने सोचा कि यार शहरों में लोग भी ऐसे लेते हैं, अगर हम पैकेट्स में बेचे, वो एजुकेटेड है और वो लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, पैकेट्स में वही नमक को प्यूरिफाई करके और बढ़िया से बना के उसको क्या करे, बढ़िया पैकेट में करके बेच दिया। इससे क्या हुआ, टाटा सॉल्ट, अब भी कोई दुकान पे जाता है तो क्या मांगता है, सॉल्ट, उसको दुकानदार को भैया टाटा नमक दे दो, टाटा नमक दे दो, है ना, क्योंकि फर्स्ट मूवर। जैसे मैगी, अब तुम येपी को भी मैगी करके बुलाते हो, फर्स्ट मूवर थी इंडिया में, इंस्टेंट नूडल सबसे पहले उसके आए, उसके बाद यूपी आई, है ना। फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ये होता है कि अगर तुम पहले आए हो तो तुम्हारा बिकेगा, तुमने अनसर्टेनिटी पढ़ ली। तो हमको इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से समझना है। ये तो था एग्जांपल, हमको एनवायरनमेंट के हिसाब से समझेंगे। टमाटर वाला, टमाटर तो पहले ही बिक रहे थे हर जगह, बट सप्लाई कम थी, तुमने समझा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लिया, चेंज किया तुमने सबसे पहले किया अपने आप को, तुम्हारा फायदा हुआ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये कहता है। पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प बिजनेस स्विफ्टली एंड गेन। देखो कि तुमने एनवायरनमेंट को समझा, तुमने अंडरस्टैंड किया, जिससे हेल्प क्या होगा, बिजनेस स्विफ्ट करेगा आसानी से। स्विफ्टली मतलब प्यार से अलग हो जाना, बदल जाना, स्विफ्टली चेंज हो जाना, ताकि तुम कंपटीशन में प्रॉफिट गेन कर सको। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जब तुम प्रेडिक्शंस लगाओगे तो तुमको थ्रेड भी पता लग जाएंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज में तुमको भाई जैसे टमाटर की सप्लाई बढ़ने वाली है, अब तुमको पता लगा तुम्हारे पास प्याज रखे हुए हैं और आगे चल के प्याज की डिमांड एकदम खत्म है, प्याज नहीं बिक रहे, अब तुम क्या करोगे, जल्दी जल्दी प्याज निकाल दोगे। थ्रेड का भी पता लग गया, अभी प्याज पड़े थे सड़ जाते, तुम्हारा नुकसान था, लेकिन तुमने अभी निकाल दिए। सब लोग 20 में बेच रहे, तुमने 15 में बेच के निकाल दिए, कि भाई कुछ तो आए, सड़ ना जाए। थ्रेड का भी पता लग गया, डिमांड खत्म होने वाली है, और अपॉर्चुनिटीज का भी पता लग गया, जैसे टमाटर वाला था उसमें अपॉर्चुनिटीज पता लग गई। ठीक है, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, मतलब जो डायनामिक, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, लगातार चेंज होता है। तो अगर तुम उसको बार बार प्रिडिक्ट करोगे, बार बार उसको अंडरस्टैंड करोगे, बार बार उस पर नजर रखोगे, तो तुम जैसे कोई चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग तुरंत तुम भी चेंज जाओगे, है ना। जैसे अभी टमाटर का था, टमाटर पता डिमांड खत्म होने वाली, तुम अभी से खरीद लिए इकट्ठे, चेंज हुए कि नहीं हुए तुरंत, क्योंकि तुमने भाई समझ रखा था, तुमको 100% एक्यूरेट है, मैं कर सकता हूँ, ये बात थी। हेल्प अडेप्ट रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजी बात हुई, ठीक है। इनहेंसिंग परफॉर्मेंस को बढ़ा देना, बिजनेस के परफॉर्मेंस को बढ़ा देना कैसे, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे हम डिसीजन मेकिंग को, कि बाहर क्या चल रहा है और हम कौन से डिसीजन लेते हैं, उनको हम मॉनिटर करते रहेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट अभी हमारा क्या है, मार्केट में डिमांड क्या, सप्लाई कम है, और कौन कौन से फोर्सेस जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर सब्सिडीज दे रही है, टैक्सेस ले रही है, इस सब पे नजर रखेंगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन मेकिंग चेंज करेंगे, इससे क्या होगा, जैसे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ ना। अभी हमको कुछ पता नहीं है, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो हम रो रहे हैं, लॉकडाउन आ रहा है तो हम रो रहे हैं, कुछ हो रहा है तब हम रो रहे हैं, लेकिन अगर हम पहले एनवायरनमेंट को समझ जाएं, हम रो नहीं रहे, हम खुश है भाई, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और दुगना पैसा छाप लिया। ठीक है, इमेज बिल्डिंग। अब जब तुम, अभी वही सेम चीज, टमाटर वाला था, हर जगह सप्लाई खत्म है, ठीक है, टमाटर सिर्फ तुमने बेचा है, वो बंदा जो सब्जी मंडी में आया, तुम्हारे पास खरीदा, उसने कहा सप्लाई इसके पास थी, वो दोबारा आएगा, बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ इमेज क्रिएशन ऑन हिज आइज। तुमने एक इमेज क्रिएट कर दी उसके आइज में कि तुम्हारे यहाँ मिलेगा, चाहे मार्केट में हो ना हो, मिलेगा, तुम्हारे पास कस्टमर भी बढ़ेंगे इससे। ठीक है, तो समझना इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग एंड देखो, प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। तुम समझोगे बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा, उसके अकॉर्डिंग तो डिसीजन लोगे, और डिसीजन लेना और उसके बारे में सोचना इज द प्लानिंग। तो तुम प्लानिंग भी करोगे अगर डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के 5
मेन डायमेंशन है। तुम उसको याद कैसे करोगे? स्टीप से। किससे याद करोगे? स्टीप, STEEP, स्टीप। ठीक है, पढ़ते हैं। एस से सोशल एनवायरनमेंट, एस से सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होते हैं? जैसे कि सोसाइटल वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, कंज्यूमर बिहेवियर। एग्जांपल, शिफ्ट टुवर्ड हेल्दी फूड। जैसे कि सोसाइटी की वैल्यू क्या है? सब हटाओ, इंडिया के अंदर साड़ी बिकती है कि नहीं बिकती? बहुत बिकती है। अब क्या बाहर के देशों में बिकेगी साड़ी? इतनी नहीं बिकेगी, चलो, बट इंडिया जितनी डिमांड में बिकेगी? क्यों नहीं बिकेगी भाई? नहीं बिकेगी। पर क्यों? क्योंकि इंडिया की सोसाइटी का ट्रेडिशन कुछ और है और उनका कुछ और है। जापान में कीमोनो बिकेगी, इंडिया में क्या कीमोनो बिकेगी? नहीं, नहीं बिकेगी ना, बिकॉज उनका ट्रेडिशन कुछ और कहता है, हमारा ट्रेडिशन कुछ और कहता है। तो सोसाइटी से रिलेटेड सोशल, जैसे ट्रेडिशंस हो गए, सोसाइटल वैल्यूज हो गई, सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में गतिविधियां होती हैं, उसे हम सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे साड़ी का डिमांड इंडिया में ज्यादा है, बाहर कम है। हेल्दियर, अभी देखो एग्जांपल दे रखा है इधर, शिफ्ट टुवर्ड हेल्दियर फूड ऑप्शंस इन्फ्लुएंस फूड बिजनेस। जो लोग हेल्दी फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे क्या हुआ, जो फूड बिजनेस है वो भी हेल्दी बनाना शुरू कर दिए, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े, है ना। सोसाइटी की वैल्यू, सोसाइटी की वैल्यू याद करो, सोसाइटी ने अपने वैल्यू, सोसाइटी ने चेंज कर दिया, हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया, तो भी हेल्दी फूड बनाना शुरू, है ना। आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब है कि तुम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर सकते, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन के रिलेटेड या फिर कोई भी चीज से रिलेटेड आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। और हाँ, इसमें एक और बात पॉइंट लिख देना कि अगर आप पेपर में करोगे तो, कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसको? पब्लिक को। ठीक है, आप पढ़ते एक बार। रेफर्स टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी अफेक्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, ई कॉमर्स ग्रोथ ड्यू टू इंटरेस्ट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो गई, बता दिया कहते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आए मार्केट में, वो किस में आ जाएगा? टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, एग्जांपल, तुम फोन से शॉपिंग करना शुरू कर दियो, फोन से खाना ऑर्डर करना शुरू कर दियो, ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ही हैं, एनवायरनमेंट ने चेंज कर दिया, है ना, सिंपल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कहता है कि तुम्हारी इकोनॉमी कैसी है, कि तुम्हारे लोग कैसा जीवन जी रहे हैं तुम्हारे देश में, खुश कितने हैं, पर कैपिटा इनकम कितना लोग कमा रहे हैं, जितना कमाएंगे उतना खर्च करेंगे, है ना। इकोनॉमी कहती है जितना कमाएंगे, जैसे जितना रिसोर्सेज बढ़ेगा उतनी नीड्स बढ़ेंगी, है ना। ऐसा है नहीं कि नीड्स से अकॉर्डिंग रिसोर्सेज, देखो एक लाइन होती है, वहां तक तुम्हारी नीड जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तुम कैसे भी करोगे, बट उसके अगर ऊपर रिसोर्सेज आना शुरू हो जाएंगे ना, तो तुम्हारी नीड भी ऊपर चलती जाएगी। ठीक है, तो वही पर कैपिटा इनकम की बात करी जा रही है यहाँ पे। तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सबसे रिलेटेड। एग्जांपल, हाई इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कंज्यूमर पावर, परचेजिंग पावर। जब इन्फ्लेमेशन क्या था, इन्फ्लेशन ज्यादा, इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, परचेजिंग पावर कम कर देंगे। क्यों भाई? जो चीज 5 रुपए की बिक रही थी 10 रुपए में क्यों खरीदेंगे? वो खरीदेंगे, लेकिन धीरे धीरे खरीदेंगे, अभी एकदम से नहीं, तो परचेजिंग पावर धीरे हो जाएगी। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ही आ गया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख लेते हैं, नेता कि कोई, जैसे गवर्नमेंट टिकी है 5 साल, ठीक है, कोई गवर्नमेंट टिकी 5 साल, उसने ना बिजनेसेस के फेवर में अपने वो दिए, बिजनेस के फेवर में उन्होंने सारे डिसीजन लिए, तो क्या है ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि उन्होंने फेवर में लिए। अब 5 साल कोई और है, उसने फेवर में नहीं लिए, तो ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है, जो बिजनेस को अफेक्ट करेगा ही करेगा, बस। तो भी वहां देख लेना एग्जाम्पल, टैक्स रिफॉर्म, लेबर लॉज, मतलब टैक्स लगा देना, है ना, बिजनेसेस के ऊपर, वही बात है, या तो उनके पक्ष में लो या तो विपक्ष में लोगे। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर तुम्हारे ज्यादा बढ़ा दिए गए, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया 2014-13, ये सब है, इस सब में नए अमेंडमेंट्स ला दिए, तुम्हारा बिजनेस कैसे चलेगा कैसे नहीं, इसमें नए अमेंडमेंट्स ला दिए, है ना, तुम्हारा नुकसान हो गया इस अमेंडमेंट से या फायदा हो गया, ये सब क्या है? बिजनेस लीगल एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्या हुआ है कि लोग अब थोड़ा प्रोटेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेड को, है ना। पहले क्या था, धांधलाबाजी कर रहे थे, अब थोड़ा कम कर रखे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये इससे क्या हुआ, थोड़ा बिजनेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हुआ, बट कंज्यूमर का फायदा हुआ। डिमोनेटाइजेशन शायद लास्ट कॉन्सेप्ट है तुम्हारे इसका, डिमोनेटाइजेशन पढ़ लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन क्या है? डिमोनेटाइजेशन सिर्फ इतना मतलब है कि तुम्हारे सर्कुलेशन ऑफ मनी में से कोई एक नोट को हटा देना, कोई एक करेंसी को नेग्लेक्ट कर देना, उसको पैसा मानने से हटा ही देना कि हम पैसा है ही नहीं, ठीक है, आउट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द मनी। कोई भी एक नेशनल, जैसे कि एक 500 रुपए का जैसे बैन हुआ था, हमारा पता होगा, जैसे कि कोई भी लीगल टेंडर है उसको भी आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देना, इज द डिमोनेटाइजेशन।
डिमोनेटाइजेशन होती क्यों है? ब्लैक मनी को रोकने के लिए, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन, ये सब है ना। तो पढ़ ले एक बार। डिमोनेटाइज द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग करेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स लीगल टेंडर रेंडरिंग स्पेसिफिक करेंसी नोट्स इनवैलिड फॉर ट्रांजैक्शन इन इंडिया इन्वॉल्व्स विथड्रॉन हाई डिमोनेटाइजेशन टू कर्ब ब्लैक मनी काउंटरफीट करेंसी एंड प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन नंबर। देखो इसका मतलब क्या है? डिमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक एक्ट जिसमें हम स्ट्रिपिंग आ करेंसी यूनिट इट्स हम जो एक करेंसी है, एक लीगल करेंसी थी, उसको लीगल टेंडर से आउट कर देना, उसको लीगली मानना मना कर देना कि भाई वो करेंसी हमारी, इज द डिमोनेटाइजेशन। जैसे कि इंडिया में, आप बात करें इंडिया में हुआ था ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए हुआ था। और क्यों, और क्या हुआ था? कंट्रीब्यूट करेंसी एंड प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए। ये दो चीजों के लिए हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016। माइंड में घुसेड़ लेना इसको, ये आता है, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। देखो क्यों 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 होता है डिमोनेटाइजेशन। पहला, कब ब्लैक मनी इकट्ठा जो कहीं हो रखा है उसको बाहर निकालने के लिए, जो ब्लैक मनी इकट्ठा हुआ है कहीं उसको बाहर निकालने के लिए। जैसे कि एम टू फ्लश आउट अनकाउंटेड कैश, हाउएवर 99% ऑफ डिमोनेटाइज्ड नोट्स आर रिटर्न टू बैंक्स इंडिकेटिंग लिमिटेड एक्सेस या सक्सेस, लिमिटेड सक्सेस। मतलब क्या है इसका कि जितना भी अनअकाउंटेड कैश है, अनअकाउंटेड मतलब जो लेखा जोखे में नहीं किया गया है कि तुम्हारे पास ये आया कैसे, ये पैसे कहाँ से आए, है ना, मतलब काला पैसा, ये जो अनकाउंटेड कैश है इसको बाहर निकालना। और 99% इसका क्या करती है? बैंक अपने पास रख लेती है, पूरा ही रख लेती है 99%। कि तुमने एक तो पहले धांधलेबाजी की है, रखी है ना, रख लेगी अपने पास। इससे क्या होगा कि देखो तुमको पता है अगर सर्कुलेशन में ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसलिए मोस्टली डिमोनेटाइजेशन किए जाते हैं और ब्लैक मनी को रोका जाता है। ब्लैक मनी ज्यादा होगी तो सर्कुलेशन में पैसा ज्यादा होगा और उससे चल के इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए। दूसरा, रिड्यूस कॉन्टरफीट करेंसी, इंट्रोड्यूस एलिमिनेट फेक नोट्स। जैसे कि जो नकली पैसे थे, नकली रुपए थे, उनको बाहर निकालने। बहुत समय पहले जैसे 100 रुपए 500 के इनके क्या नकली नोट भी चल गए थे, सर्कुलेशन में और पैसे इंक्लूड हो गए, इंजेक्ट कर दिया गया और पैसे, नकली नोट्स को इंजेक्ट कर दिया गया। इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ गया फिर से। तो इसी सब वजहों से डिमोनेटाइजेशन किया गया। 100 और 500 नोट का हमारे यहाँ किया गया था, 2000 के नोट का भी किया था, 1000 के नोट का, 100, 500, 1000 नोट का, तीन नोट से। ठीक है, फेक नोट्स को बाहर निकालने के लिए उनको डिनोमिनेट, उनको क्या करते हैं? जला देते हैं, पहली बात उसको खत्म कर देते हैं। कॉम्बैक्ट करप्शन एंड टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। कॉम्बैक्ट करप्शन, टेरर फंडिंग मतलब कि टेररिस्ट को फंड करने को रोकने के लिए, है ना। ब्लैक, अब देखो टेरर फंडिंग तुम अकाउंट टू अकाउंट करोगे, अकाउंट टू अकाउंट करोगे, बाई चांस पकड़े जाओगे ना तो वो भी पकड़ा जाएगा और तुम भी पकड़े जाएगा, बिकॉज ऑफ अकाउंट्स आर लिंक्ड, है ना। देखो ऐसे तो हमारी गवर्नमेंट ना बहुत शार्प है, रियलिटी बता रहा हूँ। हम लोग ना बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, बट बहुत शार्प है। अगर वो चाहे ना तो कितना बड़ा वो टेररिस्ट हो, कितना बड़ा वो चोर चका कुछ भी हो, खुली छूट दे दो यार, तुम खुली छूट दे दो, वो बचेगा नहीं, मैं एश्योर करता हूँ। अरे मैंने देखा है भाई, बहुत पावर है पुलिस के पास, बस उनको खुला छोड़ते नहीं यार, वो अपने अंदर ही बंधे पड़े हैं। अब जब तुम, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान घर, अब तुम उनको पूरी छूट दोगे नहीं, खाली बैठे हैं, क्या ही करेंगे, दिमाग में शैतान ही आएगा। लेकिन एक बार तुम खुली छूट दे के देखो ना, पूरा इंडिया करप्शन फ्री हो जाएगा, लिख के देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। टेरर फंडिंग को रोकना, जैसे कि सिग्निफिकेटली जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकना, जैसे कि 23 अटैक इन कश्मीर, जैसे कि कश्मीर में 2016 में अटैक हुआ था, 23 अटैक्स हुए थे कश्मीर के अंदर 2016 में। क्यों हुए थे? क्योंकि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग हो रही थी। फेल टू सिग्निफाई रिड्यूस, जैसे हम फेल टू सिग्निफाई, देखो जब हमने 2016 में ये किया था तो क्यों, इसकी वजह एक ये भी थी कि हमारे देश में टेरर फंडिंग हो रही थी, यानी गट्ठे पर गट्ठे पैसे भर के उनको टेरर फंड कर रहे थे कि गन लाओ और मारो उनको, है ना। इसको रोकने के लिए भी 23 अटैक, मतलब हो सकता है ये 23 अटैक होने वाले थे और अब टेंडर ही मना कर दिया गया, तो उधर से जो पैसे है वो लीगल ही नहीं है, लोग कोई लेगा ही नहीं, गन कोई देगा ही नहीं, है ना। इन सब वजह से भी प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी, मेन तो यही है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कि भाई तुम पैसा रखो ही मत अपने पास, सब ऑनलाइन रखो, ऑनलाइन टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, ऑनलाइन टू ऑनलाइन तुम्हारे पास आएगा, इसको इनकरेज करने के लिए।
ये सही भी है और अच्छा भी है और थोड़ा गलत भी है, सेफ भी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये था तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन। देखो बच्चों इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है डिमोनेटाइजेशन। और इसमें भी पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, डिमोनेटाइजेशन और एक ये और एक डायमेंशंस, और कुछ भाई नहीं आता। और आएंगे तो एमसीक्यूज, बाकी देखो मैं तुम्हारी लाइव क्लास कराऊंगा ना तो बता दूंगा, तुम्हारे साथ अच्छे से करा दूंगा। बस तुम्हारा चैप्टर यहीं तक था, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी।